सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे, सारे स्वस्थ होंगे, सारे मस्त होंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लर्निंग सेशन। इस लर्निंग सेशन में हम सीख रहे हैं मैग्नेटिज्म सीख रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो हम लोग बाइट सेवर्ट लॉ हम सीख चुके हैं, हम एम्पियर्स लॉ का डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो एम्पियर्स लॉ का डिस्कशन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें एम्पियर्स लॉ क्या है आप समझ रखते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक आसान सा टूल है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये आसान टूल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। गॉस लॉ में आप क्या कैलकुलेट करते थे, क्लोज इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे, उसमें सरफेस एरिया की बात करते थे। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल जो होता है एम्पियर्स लॉ में B.dl क्या होता है, लाइन इंटीग्रल जो होता है वो क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बाय लूप। ओके, सो ये सब हम सीख ही रखे कि मान लो कि बहुत सारा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते। बहुत सारा हमारा लूप है। ओके, ऐसा भी है, मान लेते हैं ऐसा भी है। तो जैसे कि मान लो इसमें अगर हम इसमें करें बात, ओके, तो इसमें अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये डॉट है I1 और ये जो है आपका क्रॉस, ओके, I2। तो I2 जो है क्रॉस है, I1 जो है डॉट है। या सिंपली अगर हम इस केस में अगर मान लो कि एक लूप है सिंपल सा, उसमें बहुत सारा है I1 डॉट I2 क्रॉस I3 डॉट I1 की बात करें 2 एम्पियर, I2 की बात करें 5 एम्पियर, I3 की बात करें तो 8 एम्पियर। ठीक है जी। सो इसमें एम्पियर्स लॉ लिखना होगा, कैसे लिखेंगे। और भी हो सकता है, बहुत तरह का लूप हो सकता है, और भी हो सकता है, बहुत तरह का लूप हो सकता है। ओके, और भी हो सकता है, बहुत तरह का लूप हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो है करंट एलिमेंट सब हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। करंट एलिमेंट है I1, करंट एलिमेंट है I2, करंट एलिमेंट है I3, करंट एलिमेंट है I4, करंट एलिमेंट है I5, करंट एलिमेंट है I6, करंट एलिमेंट है I7, इस तरह से करंट एलिमेंट है I8। ओके, और इस तरह से हम मान लेते हैं कि एक और लूप कंसीडर कर लेते हैं, ये इस तरह से हम लूप को कंसीडर करने के लिए फ्री है। ओके, तो 3 एग्जांपल है, तीनों में एम्पियर्स लॉ का लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इसमें सबको लूप का नाम भी देते हैं। मान लो कि ये लूप है आपका, ये इस तरह से रोटेट करता है, ये इस तरह से रोटेट करता है, ये इस तरह से रोटेट करता है। इसमें देखो तो ये जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है। ओके, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, और इसमें अगर हम बात कर ले तो ये जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है। ओके, ठीक है जी। सो इस सब के लिए अगर आप लिखोगे एम्पेरियन लॉ लिखेंगे तो क्या किस तरह से लिखेंगे, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। वेरी कॉमन जो होता है एम्पेरियन लूप को हम किसी भी शेप में कंसीडर कर सकते हैं, हम फ्री है ओके कंसीडर करने के लिए। सो इस केस में अगर एम्पियर लॉ लिखेंगे तो आप अगर मान लो कि B.dl लिखेंगे आप B.dl, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट टाइम टोटल इनक्लोज्ड करंट की बात करेंगे। तो अगर देखिए लूप ऐसा है, लूप अगर ऐसा है और ये करंट जो है आउट ऑफ प्लेन है, करंट क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, तो इस केस में देखो I1 को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अगर जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के कंसीडरेशन के अलोंग है, आपको एरो दे रखा है, मतलब आप जो लूप ऐसा लूप कंसीडर करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो इस तरह से रोटेट करोगे लूप में, तो लूप के डायरेक्शन, ये बात याद रखेंगे, बाद में कंफ्यूज मत होना। ओके, भूल जाते हैं बच्चे, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। ओके,
सो प्लस लेना है कब, देखो ये अगर बाहर आ रहा है करंट तो इसकी वजह से थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, दिख रहा है इधर से। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये लूप का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाले लूप का, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब I1 को पॉजिटिव कंसीडर करना है। इस लूप में बात करेंगे नीचे वाले में, तो ये देखो ये जो है क्लॉकवाइज है और करंट भी क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो करंट अगर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है तो कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन क्या होगा, दिख रहा है क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। तो इस केस में लूप का डायरेक्शन भी है क्या आपका क्लॉकवाइज, और ये क्या है आपका करंट भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको आप क्या करोगे, इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करोगे I2 को। सो पहले केस के लिए आइडियल आपने लिख लिया। दूसरे के लिए हम बात करते हैं, इसमें देखो ऐसा, इसमें लूप का डायरेक्शन असाइन नहीं किए, हमें मान लेना है कि इस तरह से है, क्लॉकवाइज लूप में जाते। ओके, सो ठीक है, क्लॉकवाइज में गया तो क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो इस केस में अगर B डॉट DL लिखेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, I3 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब I2 को हमें पॉजिटिव लेना है और I1 I3 को निगेटिव लेना है। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, आई होप कि आप इसको समझ गए, याद रखेंगे। ओके, सो जिस करंट एलिमेंट की वजह से, पहले तो लूप में किस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है ये डिसाइड करना होता है, उसके बाद देखना है कि किसको पॉजिटिव, किस करंट को हम पॉजिटिव, किस करंट को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। चार्ज के केस में, गॉस लॉ के केस में तो सीधा चार्ज होता है, माइनस और प्लस होता है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो होगा वो डिसाइड करेगा। तो ये याद रखेंगे, जिस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम रोटेशन में होगा, सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होगा, लूप के सेम सेंस ऑफ रोटेशन में, तो वो पॉजिटिव का करंट एलिमेंट होगा। और जो है जिस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा लूप के सेंस ऑफ रोटेशन के अपोजिट होगा तो उसको निगेटिव ले लेंगे। ओके, तो I1 देखो ये क्या है, डॉट है, मतलब बाहर आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, I3 भी बाहर आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, I2 अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। तो I2 को हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया, I2 को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये जो है I3 भी होगा जो निगेटिव हो जाएगा। ओके, सो इसमें याद रखेंगे। अब इसमें अलग अलग लूप है, इसको बोल देते हैं लूप 1, एक ही प्रॉब्लम में 3-4 प्रॉब्लम दे दिया। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है और ये लूप आपका 3 है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम दे देंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इतना ये सब रस्सी कैसे आ गया, बस सिंपली समझना है कि कौन से लूप में कितना कौन सा करंट है और कौन सा नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस लूप में कौन सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना है, जो कौन सा करंट एलिमेंट लूप पर्टिकुलर लूप के अंदर है, कौन सा करंट एलिमेंट दैट पर्टिकुलर लूप के बाहर है, बस इतना कंसीडर करना है आपको। और उसके अलावा कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अगर सेंस ऑफ रोटेशन दे रखा है तो सेंस ऑफ रोटेशन दे रखा है, तो अगर मान लो कि लूप 1 के लिए लिखेंगे तो लूप 1 के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, तो B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल बात करेंगे। B डॉट DL ये साइन मतलब क्लोज इंटीग्रल को शो कर रहा है। तो B डॉट DL लूप 1 में देखो, लूप 1 ये है रेड वाला, हाँ रेड वाला है लूप 1। तो लूप 1 में देखो ये कौन कौन से करंट एलिमेंट को कंसीडर कर रहा है, सिर्फ I1 और I7 है। ओके, सो I1 I7 है। और लूप 1 में देखोगे तो लूप 1 में जो आप रोटेट कर रहे हो, लूप 1 में जो आप घूम रहे हो, तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज में लूप 1 में आएगा I1 I7। लूप 1 में देखोगे इस रेड वाले जो बाउंड्री है उसको देखोगे तो ये लूप 1 हुआ, और ये क्या है सिर्फ I1 और I7 को इंक्लूड कर रहा है। इसमें I1 भी क्रॉस है, I7 भी क्रॉस है, मतलब क्या I1 की वजह से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, और लूप में आपने डिसाइड किया है घूमना क्या, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, I7 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा।
और आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इसका मतलब I1 को भी निगेटिव रखना है, I1 को भी आपको निगेटिव रखना है और I7 को भी आपको निगेटिव रखना है। ओके, बस बात खत्म हो गया। लूप 2 की बात कर लें तो लूप 2 में यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की बात करेंगे, म्यू नॉट और नेट आई, ओके, नेट इनक्लोज्ड करंट। ओके, तो लूप 2 जो है ये ब्लैक वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री देखो, ये वाला बाउंड्री लूप 2 है। ओके, ये वाला बाउंड्री जो है आपका लूप 2 है। सो लूप 2 देखो तो किसको किसको इंक्लूड कर रहा है, I8, I3, I4, I5, I7, I6 सबको इंक्लूड कर रहा है। ये वाला बाउंड्री देखोगे तो I8, I3, I4, I5, I7, I6 सबको इंक्लूड कर रहा है। इस केस में अब इस लूप में आप जो है क्या देखो एरो इसका लूप का, तो आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि हमें क्लॉकवाइज सेंस में इस लूप में सर्कुलेट करना है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा करंट एलिमेंट उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये देखो I8 की बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे देगा, I3 की बात क्लॉकवाइज तो I8 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I4 भी क्रॉस है तो ये भी पॉजिटिव, I5 डॉट है ये एंटी क्लॉकवाइज देगा तो ये नेगेटिव। उसके बाद I6 की बात करेंगे तो ये जो है डॉट है, इसका मतलब ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये भी नेगेटिव और ये I7 पॉजिटिव। इसका मतलब क्रॉस वाला इस लूप 2 के लिए क्रॉस वाला जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है और डॉट वाला जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो लिख लो भाई क्रॉस वाला कौन कौन सा है, I3 प्लस I4 प्लस I7। ओके, सो ये तीनों आपका क्या हो गया जी, पॉजिटिव हो गया और डॉट वाला I8, I6 एंड I5, I8, I6 एंड I5 जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। हो गया, आपने एम्पियर्स लॉ लिख लिया। इसके लिए एक बार चेक करने दो, वीडियो में आ रहा है पूरा पूरा पिक्चर, हाँ पूरा पूरा आ रहा है। ओके, सो लूप 1 लूप 2 हो गया। लूप 3 की बात कर लो, लूप 3 भी आप समझ ही गए होंगे। सो ऐसे क्वेश्चन में अब आप मास्टर हो जाओगे। एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना, जिसको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी डाउट है, पीछे जाओ बैक में और वीडियो को एक बार फिर से रिव्यू करके यहीं पे चेक कर लो, ठीक है जी। अब लूप 3 कौन सा है, लूप 3 ये वाला है, लूप 3 हमारा ये वाला है और लूप 3 में सेंस ऑफ रोटेशन आपने डिसाइड किया है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। लूप 3 में आपने सेंस ऑफ रोटेशन जो है, सेंस ऑफ सर्कुलेशन आपने डिसाइड किया है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस करंट एलिमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करना है और जो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। तो ये क्रॉस वाला जो है देखो ये लूप जो है किसको किसको इंक्लूड कर रहा है, I2 को, I3 को, I4 को, I5 को। अब देखो इसमें I2, I3, I4 क्रॉस है, तीनों क्या है, तीनों क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब I2, I3, I4 क्या हो गया, निगेटिव कंसीडर करेंगे और I5 को आप क्या करोगे, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। ओके, सो फॉर लूप 3 की बात कर लेते हैं। तो लूप 3 के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल अगर हम लिखेंगे तो ये होता है म्यू नॉट एंड नेट इनक्लोज्ड करंट। तो नेट इनक्लोज्ड करंट में जो है हमारा I2, I3, I4 निगेटिव हो जाएगा, I2, I3, I4 जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा और I5 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। ओके, सो ये तीनों लूप के लिए आपने एम्पियर्स लॉ लिख लिया। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। सो इसको ध्यान रखेंगे ना। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ पे आते हैं। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि एम्पियर्स लॉ का अगर एप्लीकेशन कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना कितना आसान होगा। सबसे पहले हम बायट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन करके किसको हम किस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के केस में अगर आप देखो उसमें भी स्पेशली अगर वो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है
तो उस केस में बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन कर लेते हो इंस्टेड ऑफ वाइट-सेवर्ट लॉ। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वाइट-सेवर्ट लॉ अगर आप एम्पियर्स लॉ, जैसे आप ईएमआई में जाओगे तो बहुत जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वहां पे एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इनवर्टिबल हो जाता है। ओके, सो इस केस में जैसे देखो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में देखो सबसे पहला केस लेते हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग कुछ होता नहीं है, आपको पहले ही बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सोर्स के बहुत ही पास होता है तो सोर्स जो होता है इनफाइनाइट की तरह बिहेव करता है। ओके, सो इस केस में मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग को हम इस तरह से एंड के बाद डॉट डॉट दे के रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट दे के हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ ये आई करंट को कर रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट पी पे आपको जो कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से r डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये वाला तो हम कर रखे हैं वाइट-सेवर्ट लॉ के थ्रू। एम्पियर्स लॉ के थ्रू अगर हम करें तो देखो कितना आसान हो जाएगा। गॉस लॉ में आपको याद है कि जब हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो एक गॉसियन सरफेस इनक्लोज गॉसियन सरफेस जो कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए और आसान होना चाहिए उसको कंसीडर करते थे। यहाँ पर जो है हमें सरफेस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लूप करने का मतलब जैसे रस्सी का घेरा होता है ना, सर्कल या रिंग की कंसीडरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे रिंग कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप एम्पीरियंस लूप जो है किसी भी शेप का कंसीडर कर सकते हो। एम्पीरियंस लूप जो है आप किसी भी शेप का कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेंजेंशियल होगा। इस लूप के ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल होगा जी। ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसा है तो ये तो क्रॉस हो जाएगा और इन जा रहा है। ओके, सो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो होगा टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड, हम इसी तरह ही शो कर देते हैं। तो इस केस में एम्पेरियंस लूप जो होगा वो क्या हो गया, एम्पेरियन लूप जो हो गया रिंग ऑफ रेडियस और ठीक है भाई। सो एम्पियर्स, इस लूप के अंदर एक ही करंट एलिमेंट है और ये क्या है, आई। अब इस केस में देखो ये लूप का कंसीडरेशन भी, लूप के सेंस ऑफ रोटेशन या लूप का सेंस ऑफ सर्कुलेशन भी हम उसी तरह कंसीडर करें, उसी डायरेक्शन में कंसीडर करें जिस डायरेक्शन में जो है ये करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो आसान होगा, वहां पे माइनस साइन को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नहीं तो फिर माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो हमने लूप को भी इस तरह से ही कंसीडर किया। तो ये सिंपली हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अगर हम लिखेंगे तो म्यू नॉट एन इंक्लोज करंट की बात करेंगे तो इंक्लोज करंट हो जाएगा आई। अब ये देखो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, बी इज ऑलवेज अलोंग डीएल। तो ये जो है बी डॉट डीएल की बात करेंगे तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। अब B इज ऑलवेज अलोंग डीएल है तो इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा ये क्या होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बी डीएल लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, बी डीएल लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम बात करेंगे बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये देखो ये B तो यूनिफॉर्म होगा,
बी क्या है, ये सर्कल इस करंट एलिमेंट से जो सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा, सेम होगा हर जगह पे। तो ये बी डॉट डीएल की बात करेंगे तो डीएल का अगर आप करोगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई, और डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो वेक्टर नहीं है, वेक्टर वाला करते तो जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एरो नहीं लगाया हमने, एरो को पहले ही खत्म कर दिया है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख के। ओके, सो अगर इसको डीएल को छोटे छोटे डीएल सर्कमफ्रेंस के अलोंग छोटे छोटे से डीएल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है जी, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब यही बताओ आर की जगह डी होता तो 2 पाई डी होता। अब वही रिजल्ट तो हमने फाइंड आउट किया था बायट-सावर्त लॉ में। ओके, यही रिजल्ट तो हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के केस में अल्फा और बीटा को 90 डिग्री करके फिर हमने यही तो रिजल्ट फाइंड आउट किया था। उसमें क्या है, 2-3 जो है आपको स्टेप्स ज्यादा लग जाता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। इसमें सिंपली हो गया कि ये भाई ठीक है पी पॉइंट जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है तो हमने आर रेडियस का एक लूप भी कंसीडर कर लिया सर्कल, और उस केस के लिए हमने एम्पियर्स लॉ लिख लिया बी डॉट डीएल। आपको यह पता है बी भी सेम डायरेक्शन में होगा डीएल के लूप के डायरेक्शन में। सो इस केस में बी डॉट डीएल जो हो जाएगा बी डीएल ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। आपको पता है डीएल बी तो यूनिफॉर्म होगा तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे डीएल को तो 2 पाई आर आ जाएगा, और ये फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो 2-3 स्टेप में। इसमें कुछ ज्यादा आपको ज्योमेट्री का यूज करना नहीं पड़ा। ओके, सो ऐसे ही जो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन डिफरेंट केसेस में और भी करेंगे। ये तो क्या था, करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब आगे आते हैं किस पे करते हैं, सिलिंड्रिकल वायर पे करते हो। ओके, सिलिंड्रिकल वायर पे तो सिलिंड्रिकल वायर के केस में देखते हैं क्या होता है। करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, सिंपल है, याद रखेंगे। सिलिंड्रिकल वायर में मतलब कि पहले जो वायर था बस हेयर के थिकनेस का था, बिल्कुल पतला फाइन वायर था। अब ये जैसा इतना मोटा वायर हम यूज कर लेंगे तो ये सिलिंड्रिकल वायर होगा ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है आपको, तो पूरा करंट जो होगा थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मे बी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो इस केस में ये क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम ऑफ सो मेनी थिन वायर, सिलिंड्रिकल वायर या थिक वायर जो है आप कह सकते हैं एसिमिलेशन ऑफ मैनी थिन वायर को हम कब बोल सकते हैं। ठीक है जी, सो ये है हमारा सिलिंड्रिकल वायर, और इसमें जो है नेट करंट जो है आई, नेट करंट जो है आई है, क्लियर है। सो नेट करंट है आई, टोटल करंट आई। अब देखो ये होगा इसका एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है भाई, अब एक्सिस से आर डिस्टेंस पे अगर हम बात करेंगे तो 3 सिचुएशन आ जाएगा, ए, एक बी जो कि सरफेस पे होगा, और तीसरा सी। तो केस 1, अब नेट करंट आई और इसका रेडियस भी हम बोल देते हैं आर है, तो जे की बात करेंगे करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू क्या होगा, करंट डेंसिटी जो होगा ऑन क्रॉस सेक्शन, तो करंट डेंसिटी के टर्म में भी याद रखेंगे जे इक्वल टू क्या होगा, आई बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
दैट इज जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, सो ये हाँ इसको कैपिटल आर बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आर जनरल डिस्टेंस के लिए यूज करते। सो इस केस में 3 केस हो जाएगा। पॉइंट ए पे बात करेंगे तो आर जो होगा लेस देन आर हो जाएगा। अब पॉइंट ए पे अगर आप ध्यान दो, पॉइंट ए पे अगर हम एम्पीरियल लूप कंसीडर करेंगे, करंट जो है थ्रू आउट कंडक्टर जो है, करंट की बात करें तो थ्रू आउट कंडक्टर जो है आई करंट जा रहा है ऊपर। तो पॉइंट ए पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट ए पे देखेंगे तो पॉइंट ये लूप अगर कंसीडर कर लिया आपने, तो ये लूप अगर आपने कंसीडर कर लिया तो इस केस में ये लूप क्या है, करंट को इनक्लोज करेगा। अगर थ्रू आउट जो कंडक्टर, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कहने का मतलब सॉलिड भी याद रखेंगे, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर्ड। ओके, सो इसके अंदर, इस लूप के अंदर भी वायर्ड करंट है। सो इस केस में इस करंट के कारण ए पर क्या होगा, जो है क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ए पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, कितना करेगा, सिंपल सा हम एक्सिस से ए का जो डिस्टेंस होता है आर, उस आर डिस्टेंस का हम एम्पेरियल लूप कंसीडर कर लेते हैं और उसके लिए अगर बी डॉट डी एल लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बाय लूप। तो इस केस में देखो आई इनक्लोज की बात करेंगे, बी डॉट डी एल तो डायरेक्टली आपको पता है बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि वायर्ड के केस में करेंगे। और म्यू नॉट है, आई इनक्लोज की बात करेंगे तो आई इनक्लोज क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी जे इंटू एरिया। ओके, सो म्यू नॉट और जे जो है आई बाय पाई आर स्क्वायर है, आई बाय पाई आर स्क्वायर है, और ये हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये देख लो यहाँ पे, तो ये हो गया पाई पाई कैंसल। तो इसकी बात करें अगर b की बात करेंगे तो b इंटू 2 पाई आर। अब ये देखो आर आर कैंसल हो जाएगा, सो b j के टर्म में भी लिख सकते हैं और इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। सो b अगर इसके टर्म में लिखे तो ये हो गया b डॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट j इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे b इक्वल टू लिखेंगे तो म्यू नॉट j हाफ म्यू नॉट j r हो जाएगा। एक इसको भी याद रखेंगे करंट डेंसिटी के टर्म में, करंट डेंसिटी के टर्म में भी याद रखोगे म्यू नॉट इंटू j इंटू r। ओके, ठीक है जी। दूसरा क्या याद रखोगे बच्चे, दूसरा आप याद रखोगे ये इसके टर्म में, तो यहाँ पे देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये तो कांस्टेंट होता है, रेडियस ऑफ कंडक्टर है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। सो ये हो जाएगा p इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई तो रहेगा ही यह वाला आर स्क्वायर, और ये क्या है इंटू आर। अब ये देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है बच्चे, आई भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। ओके, ये आर वेरी करेगा, इनसाइड आर जो है यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा ना, सेंटर आर का वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक होगा। इनसाइड की बात करेंगे, इस केस में जो है आर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर 0, या जनरली जो है आर जो होगा ग्रेटर देन 0 लेस देन आर हो जाएगा। ओके, सो इस केस में देखो इसको भी आप याद रखोगे। सो यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे मतलब कि इनसाइड द वायर, इस केस में देखे तो b जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब कि b क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। अगर एक्सिस से आपका पॉइंट लोकेशन जो है दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा और इसके पास आएगा तो डिक्रीज करेगा। तो कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज करेगा। सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको याद रखेंगे। ग्राफ भी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखते थे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में ग्राफ भी याद रखेंगे। अब इसी केस में केस 2 हो गया, तो केस 2 में अगर मान लो कि ये आपका हो गया केस 2 है, इसमें क्या हो गया R इक्वल टू आर हो गया, तो इस केस में B की बात करेंगे तो ये हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई R स्क्वायर्ड, 2 पाई R स्क्वायर्ड इंटू यहाँ पे R कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ, सो ये हो गया आपका R इक्वल टू आर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं म्यू नॉट इंटू 2 पाई R, और ये टोटल के टोटल करंट हो जाएंगे I। ओके, सो यहाँ पे देखो ये R इक्वल टू आर हो गया, तो एट सरफेस ये कहां पे होता है, R इक्वल टू आर होगा तो एट सरफेस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। इस केस में देखो B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। सो इसको भी याद रखेंगे बच्चे। करंट डेंसिटी के टर्म में भी याद रख सकते हैं ऑल्सो, करंट डेंसिटी के टर्म में भी आप याद रख सकते हो क्या, B इक्वल टू हाफ टाइम म्यू नॉट टाइम J टाइम R, आप इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब इसका ग्राफ बच्चे देख सकते हैं हम लोग। अभी हम इसको मिटा देते हैं, आपको तो समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ। बी ए पे अगर आप लिखेंगे तो बी ए पे ऐसा होगा, और बी इसको बी ना बोल के इसको कुछ और बोल देते हैं, पी बोल देते हैं इस पॉइंट को। तो बीपी की बात करेंगे तो बीपी जो है ये हो गया, और ये हो गया बी ए, ये भी बी ए हो गया। ओके, सो इस केस में और ये जो हो जाएगा आउटसाइड वाला एक बच गया। सो आउटसाइड वाला अगर देखेंगे बच्चे, सो आउटसाइड सी पे, तो इसको हम मिटा देते हैं। दो केस हो गया, केस 3 की बात कर लें। एट सी मतलब कि R जो हो गया ग्रेटर देन R हो गया आउटसाइड द वायर। तो इस केस में मान लो कि C पे अगर देखोगे बच्चे, तो C पे देखोगे तो क्या लिखोगे, इसको अब मिटा देते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। सो ये देखो फिर से बना लेना तुम लोग भी, ये देखो इस तरह से लूप है। अब नेट करंट तो इतना ही है ना जी। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे बी डॉट डी एल, तो ये तो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। बी डॉट डी एल की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा यहां से जो है आर डिस्टेंस है, तो बी इंटू 2 पाई आर। बी डॉट डी एल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी इंटू 2 पाई आर फटाफट लिख लोगे। म्यू नॉट आई इंक्लूड नेट करंट जो कि इसमें जा रहा है म्यू नॉट आई, सो सिंपली बी इक्वल टू जो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर जो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर है, तो इस केस में सिलिंड्रिकल वायर को एक फाइन वायर की तरह कंसीडर करो, एक थिन वायर कंसीडर कर सकते हैं जो कि इस सिलिंड्रिकल वायर के एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, और जिसमें नेट करंट जो है टोटल करंट इन दिस सिलिंड्रिकल वायर। ओके, सो इस केस में जब आर आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर हो जाता है, इस केस में सिलिंड्रिकल वायर एंड थिन वायर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर बोलेंगे तो, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के टर्म में बोलेंगे तो दोनों केस में क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और इसको भी याद रखेंगे, अगेन बी जो है जनरली याद रखेंगे, इस केस में आई को जे के टर्म में भी तो लिख सकते हैं। म्यू नॉट ये जो हो जाएगा आई को लिखेंगे तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर लिखोगे, जे इंटू पाई आर स्क्वायर।
बिकॉज जे इक्वल टू लिखा ना नेट करेंट आई बाय नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। सो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं जे इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब आई अगर इतना लिख दिया तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। इस केस में अगर देखें तो म्यू नॉट पाई पाई कैंसल, ये हो गया हाफ और ये हो गया जे आर स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे देखो b क्या हो गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। b क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया बच्चे। अब इसमें आप क्या करोगे, अब देखो इसमें इसका ग्राफ याद रखेंगे। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के केस में सिंपली ग्राफ से याद रखोगे मैग्नेटिक फील्ड और पोजीशन में क्या ग्राफ होता है रिलेशनशिप। तो ये देखो इसका ग्राफ याद रखेंगे। तो जब जो है r का वैल्यू r इक्वल टू r से छोटा होता है तो ये इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही होता है ना। v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सो ये वाला होगा, या फिर इसको ही इस टर्म में लिखो। और उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। v इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये जो है किसके लिए, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के लिए। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड एंड पोजीशन का ग्राफ इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जब सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लिखते थे तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता था इनसाइड केस के लिए, ओके। बट आउटसाइड जो है E जब लिखते थे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर लिखते थे, ये याद रखेंगे। वहां पर 1 बाय R स्क्वायर लिखते थे, बट यहाँ पे 1 बाय R ही है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में 1 बाय R है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में 1 बाय R स्क्वायर है। छोटी छोटी चीजें आप याद रखोगे तो कंपटीशन में आसान हो जाता है उसके पेपर को टैकल करना, ओके। सो ये सब याद रखेंगे। चलिए अब तो ये सॉलिड सिलिंड्रिकल केस में हो गया, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के केस में हो गया। ना हम बात करेंगे हॉलो सिलिंड्रिकल वायर के केस में, ओके। इट इज वेरी सिमिलर टू सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना एंड हॉलो स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना, ओके। सो ये सिमिलर ही होता है, तो उसमें भी देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर के केस में देखेंगे बच्चे, तो देखो हॉलो स्फीयर के केस में ये हॉलो स्फीयर है, ओके। तो हॉलो स्फीयर के केस में देखेंगे तो ये देखो हॉलो स्फीयर के केस में क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, सरफेस पे होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा। अंदर तो खोखला होता है, ऐसा नहीं होता है, तो अंदर करंट होगा ही नहीं, सिर्फ सरफेस पे होगा। सो इसमें 3 केस होगा हॉलो स्फीयर के केस में, 3 केस। अगर केस 1 की बात करेंगे जिसमें R जो है लेस देन R होगा, तो I इनक्लोज क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। I इनक्लोज 0 भी हो गया तो इसका मतलब B डॉट dl, अगर एम्पियर्स लॉ लिखे हमने, एम्पियर्स लॉ आपने लिखा B डॉट dl, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I इनक्लोज लिखोगे ना, तो I इनक्लोज लिखोगे तो ये क्या होगा, 0। इसका मतलब B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो B इनसाइड की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 0 याद रखेंगे। सॉलिड हॉलो स्फीयर लिखा हुआ है, हॉलो सिलिंड्रिकल होना चाहिए ना, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। उसके केस में किसी पॉइंट अगर बात करेंगे, यहाँ पर A है और ये है, मान लो कि P है, ये P है और ये क्या है, C है। तो B
एट पॉइंट ए क्या होगा, 0 होगा, याद रखेंगे। दूसरा एट सरफेस पे बात करेंगे, केस 2 एट सरफेस और एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे बात करेंगे तो आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अब याद रखेंगे जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज है उसको हम इनक्लोज चार्ज में इंक्लूड कर लेते थे। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो गॉसियन सरफेस में गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज होता था उसको हम कैलकुलेशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते थे तो उसमें इंक्लूड करते थे। वैसे ही एम्पेरियंस लूप का जब कंसीडर करेंगे तो एम्पेरियंस लूप पे जो करंट फ्लो करेगा, लूप पर जो करंट एग्जिस्ट करेगा उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो इस केस में अगर पी पे बात करेगा तो यहाँ पे आई इंक्लोज जो हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। आई इंक्लोज जो हो जाएगा आपका टोटल करंट आई हो जाएगा। और इसमें अगर बात करेंगे हम क्या, बी डॉट डी एल की बात करेंगे तो ये तो बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, सो इस केस में देखो तो ये जो हो जाएगा बी एट पी अगर पी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ आप बात करेंगे केस 3। अगर केस 3 में क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा ग्रेटर देन आर, दैट मीन आउटसाइड पॉइंट पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल की बात करेंगे तो बी डॉट डी एल जो हो जाएगा आपका बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंक्लोज की बात करेंगे तो आई इंक्लोज भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नेट करंट आई। ओके, इस केस में तो अगेन बी एट सी की बात कर लें, बी एट सी तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये सिंपली देखो बी क्या हो गया, फॉर आउटसाइड बी जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेरी सिमिलर टू रिजल्ट in case of hollow cylindrical wire or in case of infinitely long straight conductor thin wire. Okay, so उस केस में भी thin wire के केस में, hollow cylindrical के केस में या solid cylindrical wire के केस में अगर जो है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तीनों में क्या है, आर पोजीशन, आर जो है आउटसाइड पड़ रहा है सॉलिड सिलिंड्रिकल केस में या हॉलो सिलिंड्रिकल केस में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सिंपली थिन वायर उसको कंसीडर करेंगे, सिलिंड्रिकल वायर को भी, अगर आर जो है आउटसाइड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है तो। ओके, सो इस केस में ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जो होगा बी और आर का ग्राफ जो होगा तो जब तक जो है आपका ये क्या होता है, R इक्वल टू आर नहीं होता है तब तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और मैग्नेटिक फील्ड R जो है ग्रेटर देन R है और यहाँ पे P क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे B जो हो जाता है 1/R हो जाता है और जो है मैक्सिमम सरफेस पे होगा तो उसका वैल्यू जो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये क्या होगा, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। ओके, ठीक है जी, इसको याद रखोगे बच्चे। चलिए आप सिलिंड्रिकल वायर में समझ लिए, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे चीज जानते थे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से कैलकुलेट करना समझ गए हो आप ना। हम बात कर लेते हैं एक बार सोलेनॉइड का भी बातचीत कर लेते हैं कि सोलेनॉइड में भी आप एम्पेरियंस लॉ का एप्लीकेशन कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। सोलेनॉइड का एक डेरिवेशन हमने आपको करा रखा है with application of magnetic field due to current carrying circular wire at axial position पे। ओके,
सो सर्कुलर वायर के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी का एप्लीकेशन हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए करते थे। अब हम अगर एम्पियर्स लॉ का कर लेते तो बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो इन केस ऑफ सोलेनॉइड अगर आप एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन करते हो इन केस ऑफ सोलेनॉइड, इन केस ऑफ सोलेनॉइड की बात कर लें तो इस केस में अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पे सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से करते हैं जी। मान लेते हैं ऊपर डॉट है, करंट इंटर कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है, करंट बाहर आ 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 रहा है। ठीक है, नीचे से नीचे वाले एज पे करंट जो है इंटर करेगा, करंट 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 इंटर करेगा। ठीक है, सोलेनॉइड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ठीक है भाई। अब इसके सोलेनॉइड के अगर मान लो कि करंट इधर से जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इधर होगा। ठीक है जी, इसके अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ऊपर से जा रहा है बाहर से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से बाहर निकल रहा है और अंदर नीचे से अंदर जा रहा है, तो ऐसा होगा। ऊपर से देखो बाहर ना आ रहा है, ओके, और नीचे से देखें तो ये क्या है, अंदर जा रहा है इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में मतलब कि करंट जो है इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर एम्पेरियन लूप का कंसीडरेशन करेंगे। कंसीडर एन एम्पेरियन स्क्वायर एम्पेरियन लूप of its length x। ओके, ठीक है भाई। सो हम इस तरह से ABCD जो है हमारा, इस तरह से हम क्या करते हैं, एक एम्पेरियन लूप का कंसीडरेशन कर लेते हैं ABCD। ठीक है जी, सो यहां से या ABCD ऐसा कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ABCD जब बोल रहे हैं तो A से B, B से C, C से D, D से A। कंसीडर एन स्क्वायर एम्पेरियन लूप ऑफ its लेंथ x। ये भी होगा x और ये भी होगा x। ठीक है जी। नाउ अब इसके लिए आप एम्पियर्स लॉ लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL की बात करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I इनक्लोज्ड की बात करेंगे तो ये देखो इस केस में करंट जो है पर यूनिट लेंथ जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है n है और वायर में करंट I जा रहा है, तो इस लेंथ में टोटल करंट की बात करेंगे तो n इंटू I इंटू x हो जाएगा। n इंटू x क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और I अगर वायर में करंट I है तो टोटल करंट की बात करेंगे तो कैपिटल NI हो जाएगा। सो n की बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे n की बात करोगे तो n जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न इन एम्पेरियन लूप जो हो जाएगा n इंटू x हो जाएगा। I इनक्लोज की बात करेंगे तो I इनक्लोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू I हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। सो इस केस में B डॉट DL की बात करेंगे तो B डॉट DL फॉर ABCDA, तो इस केस में B डॉट DL की बात करेंगे तो ये देखो आप B डॉट DL स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, A से जाते हैं B को, और फिर स्टार्ट करते हैं कहाँ से, B से जाते हैं C को, B डॉट DL करो, और फिर स्टार्ट करते हैं C से जाते हैं किसको, D को, और फिर स्टार्ट करेंगे D से जाएंगे किसको, A को। इसका मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL हमारा कंप्लीट हो गया। ये म्यू नॉट और ये जो होगा NI
और ये जो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई करने का मतलब एन एक्स इंटू आई। ओके, सो ये हो गया आपका म्यू नॉट एन एक्स आई। अब अगर बात करें फॉर ए टू बी की बात करेंगे, ए टू बी, तो यहां पे देखो ए से बी लूप इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ओके, सो अरे यार बी इसको भी कर ले और बी इसको भी लिख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है इसको थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं, बी तो ठीक है, बी की जगह इसको पी कर देते हैं, ठीक है जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बी से कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है भाई, सो ए पी सी डी, ए पी, सो ए से पी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, ए से पी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर होगा। ओके, और लूप का डायरेक्शन डीएल का समेशन करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन ए से पी तक इधर होगा। तो इस केस में बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा। ओके, या डीएल, सो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए टू पी करेंगे तो 0। सिमिलरली ये क्या होगा, सी से डी में भी देखो, ये सी से डी में भी क्या हो गया, P डॉट डीएल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और D टू A अगर गए, D टू A में देखो जी बच्चे, DL इधर है और B इधर है, तो AP क्या है, B पे परपेंडिकुलर है, CD क्या है, B पे परपेंडिकुलर है, तो AP और CD के लिए अगर B डॉट DL लिखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना जी। बी डी एल कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 होता है। नाउ आउटसाइड द सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसका मतलब अगर आप डी टू ए बी डॉट डी एल लिखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है भाई, तो ये 0 होगा ही। एच बी क्या होगा, सॉरी डी टू ए, बी क्या है, 0 है भाई, तो इसका मतलब एक ही बचेगा, क्या बचेगा भाई, यहां पर बचेगा P से C बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ P से C B डॉट डीएल, और इस केस में जो हो जाएगा ये म्यू नॉट एन एक्स आई। ठीक है जी। अब इस केस में देखो यहां पर ये P से C में जो है DL क्या हो जाएगा, फॉर अगर बात करेंगे यहीं पे बात कर लेते हैं सबके लिए, फॉर A टू P एंड C टू D के लिए तो ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, D टू A के लिए B 0, और यहाँ पे एक और हम लिख ही देते हैं भाई, हाँ, और P से C के लिए अगर जाएंगे तो B जो होगा पैरेलल टू DL ऑलवेज होगा। सो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली B डॉट DL, DL का समेशन क्या होगा, X होगा, तो B इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई। ओके, एन एक्स आई हो गया। सो एक्स एक्स कैंसल, B इक्वल टू क्या हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया। अब देखो ये कितना आसान हो गया, उसमें पहले आप सर्कुलर लूप के कारण एक्सियल पोजीशन पे कंसीडर करते हो, फिर उसमें इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होते, उससे पहले ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होते। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने एक लूप कंसीडर कर लिया, वो लूप क्या होना चाहिए, एक अपर पार्ट को बीच मिडिल में हो और फिर इस तरह से हो। ओके, तो ये देखो इसके लॉन्ग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है,
इस पे परपेंडिकुलर है, इधर तो बाहर है ही नहीं, इस पे परपेंडिकुलर है, इधर तो है ही नहीं, तो इसके कारण भी बी डॉट डी एल जीरो, इसके कारण भी बी डॉट डी एल जीरो, इधर बी ही जीरो है, आउटसाइड बी एग्जिस्ट ही नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी जीरो हो गया। इधर देखे तो आसानी से, तो एक स्टेप में, हालांकि समझाने के लिए हमने आपको इतना लिखना पड़ा मुझे, आप डायरेक्टली एक स्टेप में लिख सकते थे, आसानी से लिख सकते थे इस केस में कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो कि हम प्रीवियसली रिजल्ट इसका देख रखे। ओके, सो आई होप एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, और भी इसका करेंगे एप्लीकेशन। सोलेनॉइड के बाद आता है टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है, बहुत सारा मैग्नेट आपने देखा होगा, रिंग के शेप में होता है मैग्नेट, ओके, या फिर बहुत सारा कॉइल, मैग्नेट का तो छोड़, परमानेंट मैग्नेट होता है। कॉइल की बात करेंगे तो कॉइल भी तो बना सकते हो, सर्कुलर जो है, सर्कुलर कोर पे वायर को लपेट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टॉरॉइड हो जाता है। ओके, सर्कुलर कॉइल पे वायर को अगर लपेट देते हैं तो वो क्या होता है, टॉरॉइड होता है। ओके, सो इन केस ऑफ टॉरॉइड की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ टॉरॉइड, सो इन केस ऑफ टॉरॉइड अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, सर्कुलर कोर होता है, ये क्या, सर्कुलर कोर होगा, और सर्कुलर कोर पे आप क्या करो कि ये वायर को वाइंडिंग कर दो, तो ये जो हो गया आपका टॉरॉइड बन गया। ओके, सो सर्कुलर वाइंडिंग अगर है वायर का, कॉपर वायर का, तो टॉरॉइड की तरह बिहेव करेगा, इसको बोलते हैं टॉरॉइड। अब देखो सर्कल, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे सिर्फ जो है इसके कोर के अंदर होता है, जैसे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोर के अंदर होता है, वैसे ही टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोर के अंदर होगा। तो इसको देखो, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे तो देखो, अगर इनर कोर से, इनर कोर पे इस वायर से अगर मान लो कि करंट बाहर आ रहा है, 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 तो यहाँ आप आउटर एज पे देखिए करंट अंदर को जाएगा। सो इनर एज पे अगर मान लो कि करंट जो है बाहर आ रहा है, इनर एज पे करंट बाहर आ रहा है, तो आउटर एज पे करंट क्या होगा, अंदर जाएगा। आउटर एज पे करंट क्या होगा, अंदर जाएगा, या आउटर एज से बाहर आएगा तो इनर एज पे क्या होगा, अंदर को जाएगा। ठीक है भाया, बहुत बढ़िया। सो इनर पे हमने ले लिया कि बाहर आ रहा है, आउटर पे जो होगा अंदर को जाएगा। ठीक है जी, आउटर एज पे अंदर को जा रहा है, आउटर एज पे अंदर को जा रहा है, आउटर एज पे अंदर को जा रहा है। आउटर एज से बाहर आएगा तो इनर एज को अंदर जाएगा। सो इस केस में देखो ये है टॉरॉइड, और ये जो है अगर मान लो कि इसको ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, अपने बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए था। अगर इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर ले, डायरेक्शन हम यहाँ पे गलती लिख दिए, डायरेक्शन जो है गलती हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। सो ये देखो यहाँ पे, ओके, सो ये जो है, ये जो है, ये जो है ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो अब जो है हम मान लेते हैं कि इसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे बाहर वाला साइन दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग को, अच्छा लगेगा आप लोग को, अच्छा लगेगा। ओके,
और इधर जो है अंदर को जाएगा, अंदर को जाएगा, अंदर को जाएगा, अंदर को। इस तरह से दिखा दो यार, बस जरूरी नहीं है दिखाना एरो हमेशा, ठीक है। तो आउटर एज पे अंदर को घुस रहा है और इनर एज से बाहर को आ रहा है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कोर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो टॉरॉइड समझ गए। ये तो फिगर बनाने में टाइम पास हो गया यार। सिंपली अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछे इसके कोर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखोगे जो लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में इनसाइड द पॉइंट आप कैलकुलेट करते थे। तो ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड करने का मतलब कि उसके एंड को फाइंड आउट करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब कि नो एंड, उसका एंड ना मिले। इनफाइनाइटली लॉन्ग करने का मतलब एंड ना हो। तो दूसरे तरीके से ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर रिंग जो होता है उसका भी कोई एंड नहीं होता है, रिंग का कोई एंड होता है नहीं होता है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव करेगा। और इसके अंदर कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोर के अंदर म्यू नॉट एन आई, ये कोर में इनसाइड यहाँ पर बात करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बी आउटसाइड की बात करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे तो एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन भी कर लो जी। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन करोगे तो इन केस मान लो कि ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट पी और ये है आपका पॉइंट क्यू। तो एट पॉइंट ए पे अगर आप बात करेंगे तो एम्पीडियंस लूप ये है आपका, देखो टॉरॉइड की बात कर रहे हैं ना, तो टॉरॉइड में इसमें अगर मान लो कि पॉइंट ए पे आपने कंसीडर किया तो पॉइंट ए पर देखो एम्पीडियंस लूप है ये। ओके, ये पॉइंट ए रह गया, तो एम्पीडियंस लूप है ये। अब बताओ करंट तो यहाँ है या फिर यहाँ पे इस एरिया में, इसके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं भाई। कोर के अंदर, इसके अंदर अगर बात करेंगे तो कोई करंट है ही नहीं, करंट एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, आई इनक्लोज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई इनक्लोज जीरो, तो बी क्या होना चाहिए, जीरो होना मांगता है। आई इनक्लोज ही जीरो हो गया ना, तो बी तो जीरो होना ही है, क्योंकि आप लिखोगे बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल को तो आप लिख दोगे बी इंटू 2 पाई आर, बट म्यू नॉट आई इनक्लोज की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी इक्वल टू जीरो। ये हो गया म्यू नॉट आई इनक्लोज, इसका मतलब b इंटू 2 पाई आर जो हो गया आपका क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब b इक्वल टू जीरो। ओके, सो इनसाइड कोर के अंदर b जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और इनसाइड द कोर की बात करेंगे, इनसाइड द कोर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्पीडियंस लूप जो कंसीडर करेंगे तो हम अगेन सर्कुलर एम्पीडियंस लूप कंसीडर करेंगे। कैसा, सर्कुलर एम्पीडियंस लूप। सो अगर मान लो कि ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है पी और यहाँ पे क्यू है, तो एट पॉइंट पी पे बात करेंगे तो एट पॉइंट पी की बात करेंगे तो आप देखो ये क्या लिखोगे, बी इंटू 2 पाई आर इस पॉइंट पी के लिए। अगर एम्पीडियंस लूप कंसीडर करेंगे सर्कुलर एम्पीडियंस लूप तो बी इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं और इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या होगा, एन जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, इनटू आई। बट एन बाय 2 पाई आर कर दोगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो गया, पर यूनिट लेंथ हो गया। सो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट
n by 2 pi r into I, that is mu naught n I, ठीक है जी। सो P at P mu naught n I हो गया। सो टॉरॉइड के केस में बच्चे समझ रहे हो आप। P आउटसाइड की बात करेंगे, P आउटसाइड की बात करेंगे एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q अगर बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहां पर देखो आप B डॉट dl तो ठीक है भाई, हम लिख लेंगे क्या, B इंटू 2 पाई r लिख लेंगे, ठीक है। ये r जो होगा इस सेंटर से Q तक का डिस्टेंस होगा। लेकिन म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड की बात करेंगे तो आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा जी, आई इनक्लोज्ड तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर एन आई अगर इससे बाहर आ रहा है तो एन आई इसके अंदर भी तो जाएगा। अगर इसको कंसीडर करते हुए लूप हम बना लें, यहां से सेंटर से Q रेडियस का अगर लूप बनाओगे, इस लूप के अंदर जितना करंट अंदर को जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है। तो जितना करंट जो है पॉजिटिव होगा उतना ही करंट नेगेटिव होगा। सो इसको अगर आप लिखेंगे तो B इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट, इसका मतलब एन आई अगर पॉजिटिव है तो एन आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। इसका मतलब B इक्वल टू B इंटू 2 पाई r इक्वल टू क्या हो गया, 0। आई इनक्लोज नेट आई इनक्लोज हो गया 0, इसका मतलब B इक्वल टू हो गया 0। सो B A भी 0, B Q भी क्या होगा, 0 ही होगा। और B P की बात करेंगे तो म्यू नॉट एन आई होगा। इसको आप याद रख लोगे, याद कर लोगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपने एम्पियर्स लूप का एप्लीकेशन करना सीख लिया। और भी एक दो केस करवा देते, इसमें ही खत्म करेंगे, ओके। इसमें ही खत्म करेंगे। बच्चे देखो यहां पे ये क्या है, थिक शीट। इनफाइनाइट या इनफाइनाइट थिक शीट, इनफाइनाइट थिक शीट ऑफ करंट डेंसिटी जो है J, करंट डेंसिटी क्या है जी, J है, ठीक है जी। सो करंट डेंसिटी जो है J, अब इस केस में देखो बच्चे, ये जो है मान लेते हैं कि क्रॉस 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 करंट जो है ओके। अब जैसे कि मान लो कि ये थिक शीट है, ऐसा ये शीट है, इसमें थ्रू आउट यहाँ पे आपने वायर कनेक्ट किया, ये थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन जो है ये चाहे जितना भी लंबा हो जाए, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ना, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन करंट फ्लो करेगा। तब इसके ऊपर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या फिर इसके नीचे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो क्या होगा। अब मान लो कि करंट जो है इधर से इधर को जा रहा है, करंट इधर से इधर को, मतलब कि आपसे बोर्ड की तरफ जा रहा है, आपसे बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो इस केस में करंट का डायरेक्शन जो ये मार्कर का डायरेक्शन है, मार्कर का ये एरो है उसका डायरेक्शन,
ओके, सो इस केस में अगर राइट हैंड थंब रूल देखेंगे तो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स राइट, और नीचे देखेंगे तो क्रॉस मतलब राइट हैंड थंब रूल इधर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनफाइनाइट है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होगा, नियर द शीट यूनिफॉर्म होगा, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नीचे जो होगा इधर होगा। जे जो होगा वो क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा, जे क्या होगा, करंट डेंसिटी। आई होप कि आपको रेड मार्क्स जो है अच्छे से दिख रहा होगा मार्कर, हाँ करंट डेंसिटी, चलो ठीक है। सो इस केस में करंट डेंसिटी ये है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप कंसीडर करते हैं, एक इसमें लूप कंसीडर करते हैं। ओके, एक्स विड्थ एंड वाई लेंथ का एक लूप कंसीडर करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कितना जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इसको देखो, तो शीट के ऊपर डी डिस्टेंस पे या डी नीचे। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लूप कंसीडर करेंगे। ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, और कौन मार्कर है, चलो हाँ, तो इस केस में ये देखें तो एक लूप कंसीडर कर लेते हैं, पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस। अब इसके क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी जे है, सो पी क्यू आर एस हमने लूप कंसीडर कर लिया। तो इस केस में अगर इसका जो है थिकनेस जो है डी है, थिकनेस। ओके, सो डी थिकनेस है। सो इस केस में देखें तो इसकी बात करें, अगर मान लो कि पी क्यू आर एस की बात कर ले। ओके, सो कंसीडर एम्पेरियन लूप। पी क्यू आर एस पी। ओके, सो इस केस में ये सेपरेशन अगर मान लो कि ये यहां से यहां तक x है, और ये जो है आपका y है। ओके, सो इस केस में अगर देखेंगे ये y है, तो एम्पियर्स लॉ लिखेंगे, तो एम्पियर्स लॉ लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, V डॉट dl इंक्लोज के लिए। ओके, इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज। तो इसको देखो तो यहाँ पे P से Q, dl ऑलवेज dl का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो P से Q के लिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं, P से Q V इंटू dl की बात कर लें, और फिर क्या होगा, Q से R की बात करेंगे तो V इंटू dl, फिर क्या है R से S की बात कर ले V इंटू dl, और फिर क्या है यहाँ पे V डॉट dl करते हैं। ओके, ठीक है, इसके लिए एक बात करें तो V इंटू dl हो जाएगा, और फिर S से हम क्या करते हैं, P को जाते हैं, S से P को जाएंगे तो V इंटू dl, सॉरी B इंटू dl ना, V डॉट dl। म्यू I इनक्लोज की बात करेंगे तो इनक्लोज करंट क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, थिकनेस है इसका D, और ये वाला आपने कंसीडर किया x, सो म्यू इंटू J करंट डेंसिटी इंटू एरिया, x इंटू D, x इंटू D। ओके, सो म्यू इंटू J इंटू x इंटू D। अब देखो Q से P के लिए लिखेंगे तो B डॉट dl कोई दिक्कत नहीं है,
P क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और PQ और SR क्या है, X है। अगर आपने ये डिस्टेंस X कंसीडर किया, ये भी लेंथ X कंसीडर करोगे, तो P से Q जो होगा P के डायरेक्शन में होगा, DL का भी समेशन करेंगे तो X होगा, तो P इंटू X हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। R से 0 करेंगे तो ये देखो हम ये जो है Q से R है ना, R से Q से R, सो Q से R अगर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा देखोगे किसी भी पॉइंट पे तो क्या है, परपेंडिकुलर है DL पे, तो 0 लिख दो। फिर R से S को जाओ तो ये देखो क्या, मैग्नेटिक फील्ड और DL का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। R से S को जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और S का DL का डायरेक्शन सेम होगा, तो डायरेक्टली B इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। और इसमें फिर अगर S टू P जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाता है DL के, इसको 0 बोल देते हैं। ये होता है म्यू नॉट J इंटू एक्स इंटू डी, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात करेंगे तो 2Bx इक्वल टू हो गया म्यू नॉट J इंटू एक्स इंटू डी, और ये हो गया B की बात करें तो हाफ इंटू म्यू नॉट J इंटू डी। सो आप infinite sheet having thickness T और D and current density J, उसके कारण उसके किसी नियर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा हाफ इंटू म्यू इंटू J, हाफ इंटू म्यू टाइम J इंटू D। इसको आप याद रखोगे बच्चे, ओके। इनफाइनाइट शीट के केस में इनफाइनाइट शीट जो इनफाइनाइट थिक शीट हैविंग करंट डेंसिटी J के लिए याद रखेंगे हाफ टाइम म्यू टाइम J टाइम D। चलो इसको हमने समझ लिया। एक जो है हम बता देते हैं आपको, कैविटी वाला प्रॉब्लम होता है और इसमें प्रॉब्लम तो बहुत सारा होता है, सो उसका डिस्कशन तो हम करेंगे ही। आप लोग आओगे तो और भी आसान हो जाएगा, ऑफलाइन डिस्कशन आसानी से हो जाता है, सो उसका डिस्कशन हम करेंगे ही। बट एक कैविटी वाला प्रॉब्लम जो है उसको हम कर देते हैं, ओके। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में बताया था ना कि स्फीयर होता है और उसमें कैविटी होता है, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम एप्लीकेशन करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे। सिलेंडर विद कैविटी के केस में, सिलेंडर विद कैविटी एक सिलेंडर है और उसमें कैविटी है, मान लेते कि ये सिलेंडर है आपका, ये एक्सिस है और इसमें कैविटी है। ओके, सो ये है आपका कैविटी एंड J जो होगा करंट डेंसिटी इन सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। J आउटसाइड जो है, इसके आउटसाइड जो है वो क्या है, करंट डेंसिटी जो है J है। सो इसके किसी पॉइंट P पे, अब इसका भी एक्सिस होगा, इसका भी क्या होगा, एक्सिस होगा, तो इसके अंदर किसी पॉइंट मान लेते हैं कि P पे मैग्नेटिक फील्ड, at point P inside cavity, ओके। और इस केस में एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस या गैप बिटवीन एक्सिस, gap between
एक्सिस की बात करें तो इसको हम डी मान लेते हैं। दोनों के एक्सिस के बीच में जो गैप होगा उसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर देखेंगे, टॉप व्यू देखो इसी सिलेंडर का, तो ये है, ये एक्सिस होगा और ये होगा। ओके, अब टॉप में देखेंगे तो इससे टॉप में देखो तो अगर मान लो कि इसको हम सुपरपोजिशन भी कंसीडर कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा सिलेंडर है, फुल सिलेंडर, ऑफ करंट डेंसिटी जे। ओके, एंड उसके बाद एक जो है आपका उसमें सुपर इम्पोज कर देते हैं ये छोटा वाला। ओके, छोटा वाला हम सुपर इम्पोज कर देते हैं। सो इस केस में जो है थिन सिलेंडर ऑफ करंट डेंसिटी माइनस जे। माइनस जे करने का मतलब क्या है कि इस पूरे सिलेंडर में अगर इसके अंदर कैविटी है, करंट वाला कैविटी कंसीडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इस कैविटी में करंट नहीं है, मतलब कि कैविटी वाला जो स्पेस है उसमें करंट नहीं है। इसका मतलब ये मान लेते हैं कि ये पूरा सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर में जो है करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, बट उसमें एक ऐसा भी स्पेस और रीजन है जिसमें करंट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकली ये वाला जो रीजन हो जाएगा जिसमें सुपर पोजिशन देखेंगे तो पूरे सिलेंडर के कारण तो ऊपर है, बट इसमें स्पेसिफिकली नीचे वाला भी एक करंट है। सो जिसके कारण दोनों मिलके क्या हो रहा है, ये करंट वाला कैविटी, ओके, करंट पर्सपेक्टिव से कैविटी इन दिस स्पेस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो हमने कंसीडर किया कि ये एक जो पूरे सिलेंडर, होल सिलेंडर में करंट डेंसिटी जे है, उसमें जो स्पेसिफाइड कैविटी का जो स्पेस है, उस कैविटी स्पेस में वो माइनस जे का एक करंट नीचे को जा रहा है। तो दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे तो इस केस में जो है इलेक्ट्रिकल कैविटी यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। चलो, अब इस केस में ये जो है एक्सिस का पोजीशन होता है और ये पॉइंट पी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, देखो सॉलिड सिलिंड्रिकल केस में जब मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे तो क्या लिखते थे, अगर इसको हम बोल दें R1 ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर होगा, ये पॉइंट P है। ठीक है, सो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा P इक्वल टू होगा हाफ म्यू नॉट जे, ये लिखा था ना, P इंटू 2 पाई आर जे इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, सो इंटू आर, और ये क्या होगा R इस पे परपेंडिकुलर होगा, R1 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, इसको R बोल देते हैं। ठीक है जी, R परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, सो ये जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड at P due to whole cylinder of current density J। ओके, आई होप कि पूरा आपको दिख रहा होगा पिक्चर।
सो इसकी वजह से हम बोल देते हैं इसको B1, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें। ओके, सो ये B1 इसकी वजह से B1 होगा, और इसकी वजह से अगर मान लो कि ये इसको 2 बोल देते हैं और इसको 1 बोल देते, तो इसका जो है सेंटर यहाँ पर है और ये पॉइंट P यहाँ पर है। तो अब देखो इसमें करंट जो है अंदर जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है इसको हम R1 बोल दिए, तो इसको R2 बोल देते हैं। ओके, R1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 की वजह से, तो B2 की बात करेंगे तो ये देखो ऐसा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हाफ म्यू नॉट J और R2 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, R2 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है जी, हाँ। तो ये याद रखेंगे, R1 परपेंडिकुलर करने का मतलब इस केस में देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ R1 and magnitude of R1। ओके, क्लियर है। और R2 परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या होगा, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब आप लोग समझ रखे तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, बीच में स्पेस बना लेते हैं। R2 परपेंडिकुलर करने का मतलब इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ R2, वेक्टर R2, एरो हमने दिया है, एंड मैग्नीट्यूड जो होगा ऑफ R2। अब यहाँ पे ये माइनस J का था तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। ओके, तो B2 इक्वल टू जो हो जाएगा हाफ म्यू नॉट माइनस J R2 परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है जी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P की बात करेंगे तो B इक्वल टू होगा B1 प्लस B2 करेंगे तो B1 जो होगा हाफ म्यू नॉट टाइम J टाइम R1 परपेंडिकुलर प्लस हाफ म्यू नॉट टाइम माइनस J R2 परपेंडिकुलर। ओके, सो ये हो गया हाफ म्यू नॉट टाइम J, और ये हो जाएगा आपका R1 परपेंडिकुलर माइनस R2 परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है जी, R1 परपेंडिकुलर माइनस R2 परपेंडिकुलर, ये हो गया P जो होगा एट P। ओके, ये याद रखेंगे एट P। अब ये याद रखोगे कि ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट P है, अगर कहीं पर या यहाँ पे पॉइंट P है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से समझो। सो यहाँ से ये पॉइंट P सेम प्लेन में होगा, पॉइंट P जो होगा वो सेम प्लेन में होगा, इसके सेंटर और इसके सेंटर और इस सेम प्लेन में होगा। सो इस केस में देखो तो यहाँ पर हाँ इसको अब अच्छे से देखो तो ये हो गया सेंटर, यहाँ से ये P है और इसका कैविटी का सेंटर है। ओके, सो कैविटी का सेंटर है, मान लेते हैं कि ये कैविटी का सेंटर है इस तरह से, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन D है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, और ये है आपका R1, ये है आपका R1
और ये है आपका R2। इसकी वजह से देखेंगे तो B1 का डायरेक्शन जो होगा, B1 का डायरेक्शन जो होगा ऐसा हो जाएगा B1 का डायरेक्शन, और B2 का डायरेक्शन अगर हम देखें तो R2 है। सो B1 में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी, और इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो इस पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया B2। ओके, सो इस केस में ये जो है यहाँ पे पॉइंट P पे B1 प्लस B2 करेंगे। सो R1 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ऐसा हो गया, ठीक है। R1 अगर ये R1 है तो R1 का परपेंडिकुलर R1 के मैग्नीट्यूड में तो ये हो जाएगा R1, और हम R2 की बात कर लें, सॉरी R1 तो ऐसा हो जाएगा, मान लेते हैं R1 ऐसा है, और R2 की बात कर लें सो R2 जो हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा, R2 ऐसा होगा, बट माइनस ऑफ R2 जो होगा, माइनस ऑफ R2 ऐसा हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे R1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, R1 का परपेंडिकुलर तो ऐसा है और R2 का परपेंडिकुलर ऐसा है। R1 का परपेंडिकुलर देखिए तो ऐसा है, R1 परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और R2 का परपेंडिकुलर जो है ऐसा है। अब माइनस ऑफ R2 परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, माइनस ऑफ ये तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, सो इसमें याद रखेंगे ये जो होगा B की बात करेंगे तो ये हाफ म्यू नॉट J, और ये हो जाएगा आपका D। ओके, एंड D पे यहाँ पे, हाँ ये D की बात करेंगे तो ये D हो जाएगा। ओके, सो इस केस में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनाया, इसीलिए हो रहा है। ये R1 पे परपेंडिकुलर की बात किया तो ऐसा हो गया, ठीक है जी, R1 परपेंडिकुलर, R2 पे परपेंडिकुलर की बात किया तो ये ऐसा हो गया जी, ठीक है, R2 पे परपेंडिकुलर, माइनस R2 पे परपेंडिकुलर ऐसा हो गया, माइनस R2 परपेंडिकुलर, ये R2 परपेंडिकुलर, इसको ऐसा ऐड कर दिया, ऐसा ये R1 परपेंडिकुलर माइनस R2 परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका सो इस केस में R1 ये मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हाफ म्यू नॉट J D हो जाता है। D क्या होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन, और इस केस में देखेंगे तो परपेंडिकुलर टू D होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू D एंड टू D। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे बच्चे, इसको आप मिटा देते हैं, आप कर लेना इसको। तो ये अगर कैविटी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म, B इक्वल टू होगा हाफ म्यू टाइम JD एंड परपेंडिकुलर टू B। ओके, सो ये कैविटी वाला केस याद रखेंगे, इसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आते हैं एडवांस लेवल के कैविटी वाले केस में।
सो उसको हम याद रखेंगे। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो आई होप कि आपको एम्पियर्स लॉ समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होपफुली आप लोग सभी हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू।